नीता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मीटिंग के साथ इनकी कटिंग चाय चलती रही क्योंकि उस्मान भाई की डेयरी चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। पिछले हफ्ते अनुमान की बात हो रही थी, इस हफ्ते जीडीपी का आंकड़ा आ गया। कुछ उत्साही सरकार समर्थक अब भी सोशल मीडिया पर पिले पड़े हैं, ये समझाने में लगे हैं कि ये जो -23 का आंकड़ा है ये कोविड की वजह से है, सिर्फ और सिर्फ कोविड की वजह से है। और फिर वो ये सांत्वना देने में लगे हैं, शायद खुद को ज्यादा, कि और देशों की जीडीपी भी गिरी है। और फिर एक बिजनेस टुडे के आंकड़े को चैलेंज कर रहे हैं, जबकि बिजनेस टुडे ने अपने उस चर्चित इंफोग्राफिक्स पे बता दिया है कोई गड़बड़ नहीं है, भारत की इकोनॉमी रसातल में है। पहली टिप्पणी आपकी। अब सौरभ, समस्या का समाधान तब होता है ना जब समस्या स्वीकार कर ली जाए। और हम पिछले 2 साल से लगातार ये देख रहे हैं कि सरकार आर्थिक मोर्चे पर आ रही समस्याओं को नकारती है और उसकी जगह कोई दूसरे तरीके के नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है। आप कह सकते हैं कि दुनिया में बाकी अर्थव्यवस्थाएं गिरी हैं, पर उसके साथ वो ग्राफिक भी वो लगाए ना कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं ने अपनी इकोनॉमीज को उबारने के लिए कितना पैसा डाला है। अभी फ्रांस ने अपने यहाँ जितना ह्यूज पैकेज दिया है वो भारत का कई गुना ज्यादा है। तो कोविड का असर सब पर हुआ है, पर भारतीय अर्थव्यवस्था में जो हुआ है उसे नकारने का अर्थ है कि आप रेत में सर घुसा देंगे और उसके बाद ये मानने की कोशिश करेंगे कि चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। चीजें अगर अपने आप सुधर गई होती तो 3 बजट आ चुके हैं, 4 बजट पिछले बजट के बाद से और इस साल के बजट के बीच में। पिछले साल निर्मला सीतारमण ने 4 पैकेज अनाउंस किए थे। बैंकिंग का अलग पैकेज किया था, टैक्स कट अलग किए थे, रियल एस्टेट्स के लिए अलग पैकेज दिए थे। लेकिन जब हम कोविड में जा रहे थे उससे पहले के आंकड़े में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 4% पर थी, जो कि लोएस्ट थी पिछले कई सालों में। तो तथ्य और वास्तविकता नकार अर्थशास्त्र के साथ और इकोनॉमिक्स की एक सबसे बड़ी अच्छाई क्या है ना कि इसका कोई नैरेटिव आंकड़ों के बिना बन नहीं पाता और आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। आप कितना भी छुपाने की कोशिश करें वो कहीं ना कहीं से उभर कर आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अगर यह मंदी स्वीकार कर ली गई होती पिछले साल ही चुनाव के बाद तो शायद हम कोविड से बेहतर स्थिति में होते। तो अब जो लोग नकार रहे हैं उन्हें पता है कि आंकड़े सामने हैं। एनुअलाइज्ड बेसिस पे के ऊपर अगर आप निकालेंगे तो भारत का जीडीपी तो -75% है, अगर आप एनुअलाइज्ड करके निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर करेंगे तो 23% की गिरावट है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर करेंगे तो 29% की गिरावट है। हम दुनिया में सबसे ज्यादा इसलिए गिरे क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था कोविड में जाने से पहले कमजोर थी और टूटी हुई थी। समस्या यह है कि अगर आप इस गिरावट को स्वीकार करोगे तो आपको वो भी स्वीकार करना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था सबसे तेज दौड़ रही थी 2016 में, 17 में और 2019 में, 2020 में हम दुनिया की सबसे ज्यादा धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था हो गए और कोविड के बाद हम दुनिया में सबसे तेजी से सिकुड़ती अर्थव्यवस्था हो गए। वास्तविकताएं स्वीकार करते हैं तो इलाज मिलता है, समाधान मिलता है। अगर हम समाधान तब कर सकते हैं जब समस्या स्वीकार करें, और अब हाई टाइम है जब सरकार को समस्या स्वीकार करनी चाहिए। और समस्या ऐसी नहीं है, ये एक बड़े आंकड़े की समस्या नहीं, जैसा मैं पिछली बार भी आपसे कहा था, ये बहुत गहरी 50% आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा जॉब देता है वो 50% कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब है आपकी जीडीपी की जमीन के नीचे 24 मील लंबा गड्ढा हो गया है। वो 24 मील लंबा गड्ढा जब आप भरेंगे ना तब आप जमीन पर आकर खड़े होंगे, फिर वहां से इमारत ऊपर उठना शुरू होगी। तो हम तो गड्ढे में हैं। वो गड्ढा भरना और उसकी लागत कितनी गहरी है, 1% जीडीपी बढ़ाने की लागत कितनी होती है। आपको तो 24% जीडीपी को खींचकर 0 पर लाना है, फिर 0 से ऊपर ले जाना है। मेरा अगला सवाल आप दोनों लोगों से है, राजदीप सरदेसाई जी और अंशुमान तिवारी जी। मेरा सवाल ये है कि हम में से हर व्यक्ति सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए फिक्रमंद होता है वो है अपनी कमाई, इनकम। बिजनेस हो, नौकरी हो और कोई चीज हो। जीडीपी घटी है, सबकी जिंदगी पे असर दिख रहा है, तो ये तो सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए देश का। वास्तविकता में है भी, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा है। ना तो प्रधानमंत्री का बयान है, ना ही बहुत ज्यादा लोगों के बीच चर्चा है, ना ही विपक्ष इसको लेके बहुत सक्रिय है। कोई मंथन तो दिख ही नहीं रहा है। इसकी वजह क्या है राजदीप जी? मैं आपको एक बताऊं, आजकल बहुचर्चित है बायो बबल।
ये बायो बबल क्या है? जब हमारी आईपीएल टीम अब जा रही है दुबई, सबको कहा जा रहा है आप एक तरह से कैदी हैं, आप अपने होटल में रहेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। आज की तारीख में मुझे लगता है जहां तक आर्थिक स्थिति है, हम एक बायो बबल में है। हम अपनी एक छोटी सी दुनिया में है कि क्या बाहर हो रहा है। फिर खास करके मध्यम वर्गीय भी जो लोग हैं, कई जिनकी सैलरी कट हुई, नौकरियां, वो एक बबल में रह रहे हैं। और उस बबल में मुझे लगता है कहीं ना कहीं ना ऑर्गेनाइज लेबर हमारे देश में उस तरह के कार्यक्रम कर पाता है या कहीं ना कहीं मुहिम उठा पाता है। एक जमाने में जो भारत बंद हुआ करते थे ना, वो होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, बस वो अपनी जिंदगी, डेली वेज लेबर अपनी जिंदगी देख रहा है, और मध्यम वर्गीय जो है वो इस बबल में बैठा हुआ है। इसी वजह से मुझे लगता है, और उनको लगता है मोदी है तो मुमकिन है। ये जो चला है ना कि मोदी है तो मुमकिन है, जो एक साल पहले हमने चुनाव में भी देखा था, मुझे लगता है वो माइंडसेट अभी भी है। अभी भी जो मोदी जी की जो हिप्नोसिस है लोगों पर है, जहां लोगों को लगता है चलिए ये तो कोविड की वजह से, आज अंशुमन जी हमें बता रहे हैं, सही बता रहे हैं कि 2016 से नवंबर के बाद जो मंदी हुई है, जिस तरह से ग्रोथ रेट जो एक समय लग रहा था 7% 10% जाएगी, अब तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है 23%। लेकिन लोगों के मन में जो डिमोनेटाइजेशन के बाद भी हमने देखा कि मोदी है तो मुमकिन है। ये कहीं ना कहीं जो बबल में हम बैठे हुए हैं कि दुनिया, ये जो ग्राफिक्स चलाए जाते हैं कि देखिए पूरे दुनिया में ग्रोथ रेट कम हो रही है, ये सब देख रहे हैं और सबको लगता है ये सच्चाई है कि दुनिया में हो रहा है तो भारत क्यों अलग। भारत की समस्याएं, इन पर जो प्रश्न है, इन पर कोई गंभीर बात नहीं करना चाहता ना। 70 की दशक में जिस तरह से विरोधी नेता जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे, पूरा रेलवे बंद कर सकते थे, या 80 के दशक में दत्ता सामंत पूरे बंबई को रोक सकते थे। ट्रेड यूनियन धीरे धीरे कमजोर हुए हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास कोई साधन नहीं है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है, और मिडिल क्लास अपने बबल में है, और पॉलिटिकल ऑपोजिशन जो है वर्क फ्रॉम होम करती है। आप वर्क फ्रॉम होम अगर करेंगे तो लोगों के जानकारी कैसे पहुंचाएंगे? केवल राहुल गांधी के वीडियो से नहीं पहुंचेगी ना, आपको कुछ कहीं ना कहीं एक मूवमेंट करनी पड़ेगी, वो मिसिंग है। और जनता भी ठीक है, चलिए 3 महीने बाद देखा जाएगा। ये जो नई मिडिल क्लास है पोस्ट लिबरलाइजेशन, मुझे नहीं लगता उनको उतना गुस्सा आता है इकोनॉमी को देखकर, जो मुझे लगता है 80 के दशक या 70 के दशक में होता था। ये पोस्ट लिबरलाइजेशन जनरेशन की दुविधा है। अंशुमान जी। नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं इसमें थोड़ा सा सहमत हूँ। विपक्ष कमजोर है, स्वाभाविक सी बात है। विपक्ष के अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं, उसे वो उठाना नहीं चाहता है, हालांकि उनकी जो कोशिशें हैं वो बहुत सीमित हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छा विपक्ष थी। रुपया एक दिन गिरता था, शाम तक अखबारों में और टीवी चैनल पर सुर्खियां होती थी कि रुपया कितना गिर गया। विपक्ष अपना वो नैरेटिव बिल्ड नहीं कर पाता। मीडिया के अपनी चांसेस हो सकते हैं, उनकी अपनी प्रायोरिटीज हो सकती है, मैं कहूंगा। लेकिन लोगों में गुस्सा है। आप वो गुस्सा कैसे निकले? गुस्से का कोई स्वभाव नहीं होता, गुस्सा अमूर्त होता है। गुस्सा देखिए ना कि नीट और जेईई की परीक्षा के तौर पर निकलता है। गुस्सा देखिए युवाओं का रिजल्ट रुकने के तौर पर निकलता है। गुस्सा कल जब किसानों की फसलों की कीमत गिरेगी तो निकला, ऐसा नहीं कि वो निकलता नहीं। हाँ, वो संगठित रूप से हमारे सामने कब आएगा या विरोध के रूप में सामने कब आएगा, इसकी एक अपनी परिस्थिति होगी। पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि सरकार संवेदनहीन है, सरकार में संवेदनशीलता नहीं है। हमने देखा कि राजनीतिक रूप से सरकारें समझौता नहीं करती, पर जब आर्थिक संकट आता है, अभी प्रणब मुखर्जी दिवंगत हुए, ये उस समय वित्त मंत्री थे जब 2008-9 में दुनिया में लेमन ब्रदर्स की क्राइसिस आई थी। सरकार ने खड़े होकर स्वीकार किया कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस है और हम उस क्राइसिस में खड़े हुए, इसलिए हम ये मेजर्स करने जा रहे हैं, इतना इकोनॉमी को स्टिमुलस देने जा रहे हैं, इस तरह से टैक्स कट करने जा रहे हैं। पर स्वीकार नहीं करने से क्या होता है कि हम एक बड़ी क्राइसिस की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। हम एक ऑप्टिमिज्म बायस जिसको हम कहते हैं, जिस पर हम अर्थात में एक बार चर्चा कर चुके हैं कि दुनिया में 90% लोग एक मनोविकार के शिकार होते हैं, जिसको हम ऑप्टिमिज्म बायस कहते हैं। वो उस बायस का शिकार होते चले जाते हैं। सरकारें इस बायस का फायदा उठाती हैं, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं राजदीप, जो हमारा मिडिल क्लास है वो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन आप समझने की कुछ, मैं छोटा सा आंकड़ा बताता। नहीं, पर अंशुमन जी आप हेडलाइन मैनेजमेंट देखिए ना। आप कह रहे थे जब भाजपा विपक्ष में थी, अगर रुपया 1 रुपया भी गिरता तो शाम तक हेडलाइन बनती। आज जिस दिन जीडीपी अपनी सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्शन करता है, जब से ये फिगर्स कैलकुलेट किए गए 96 से 1996 से, यानी 24 साल में सबसे बड़ी गिरावट होती है, उस रात को ज्यादातर हिंदी
भाषी क्या, अंग्रेजी भाषी नेशनल चैनल को देखिए, क्या थी उनकी टॉप स्टोरी। मेरा ये कहना है, ये जो हेडलाइन मैनेजमेंट है, अब इसको सरकार को आप दोष मत दीजिए। राजदीप जी मैं यहाँ पे एक भरम दूर कर दूं। कई लोगों को ऐसा लगता है, और इसमें आपका दोष नहीं है, आप तो अपने हिसाब से कर रहे हैं, कि जो टीवी की टॉप स्टोरीज हैं उसी से तय होती है। इसलिए मैं अपने दर्शकों को भी कह दूं, सुबह सवेरे के कुछ प्रतिष्ठित अखबार देखा करिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि देश की सबसे बड़ी खबरें क्या है। मेरा ये कहना, टीवी पे जो पूरे दिन चलता है वो देश की खबर नहीं है। सर लेकिन अगर अन्ना हजारे का एजिटेशन लीजिए, अन्ना हजारे का एजिटेशन जो करप्शन के खिलाफ था, इतना बड़ा क्यों बना? क्योंकि 2400 घंटे टीवी ने उसे चलाया। आज की तारीख में अगर टीवी अंशुमन जी जैसे व्यक्तियों को लाकर दिन रात बहस करता इकोनॉमी पर, तो वो मुद्दा बनता। अगर गुस्सा है, मैं ये नहीं कह रहा गुस्सा नहीं है, लेकिन उस गुस्से को आप किस तरह से लोगों के सामने लाएंगे। और आप ये जानिए, मोदी जी की जो एक इमेज बनी है कि कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी लगता है मोदी जी जो है वो कुछ ना कुछ करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो एक लोगों के मन में है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से इकोनॉमी नंबर 1 इशू नहीं बना। बिल्कुल अंशुमान जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं इसमें एक महत्व और छोटी सी बात जोड़ना चाहता हूं कि हमेशा इकोनॉमी के जो असर है ना, वो धीमे धीमे महसूस किए जाते हैं। वो इतने तात्कालिक नहीं होते कि रिया चक्रवर्ती का पीछा करते हुए आप लाइव ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दें। वो इतना तात्कालिक नहीं होते कि संसद के सामने प्रदर्शन किया जाए, उसका लाइव ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दें। तनख्वाह कटती है, नौकरी जाती है, तो वो इंडिविजुअल समस्या होती। अर्थव्यवस्था सामूहिक और व्यक्तिगत दो रिश्तों के साथ खड़ी होती है। जैसे हम जब अप्रैल में लॉकडाउन शुरू हो रहा था, मई में लॉकडाउन शुरू हो रहा था, तो हमने अपनी चर्चाओं में इसी प्लेटफॉर्म पर, ललन टॉप पर कहा था कि भारत में 40,000 कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास केवल 2 तिमाही तक तनख्वाह देने का पैसा है। 2 तिमाही तक। ये क्रिसिल की स्टडी है। 40,000 कंपनियां ऐसी जो केवल 2 तिमाही तक तनख्वाह बांट सकती है, उसके बाद उनके पास तनख्वाह बांटने का पैसा नहीं। और ऐसी कंपनियों में 70% कंपनियां 100 करोड़ रुपए के टर्नओवर की हैं। उस समय जब हमने ये बात कही तो सोशल नेटवर्क पर, ललन टॉप के वीडियोस पर, यूट्यूब पर लोगों ने तत्काल कहना शुरू किया, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। 3 महीने बाद, 2 महीने बाद जुलाई में वो आंकड़ा सामने आ गया। 1 महीने में जैसे ही 3 महीने पूरे हुए, उन कंपनियों ने लोगों को निकाल दिया, क्योंकि 100 करोड़ की कंपनी का 3 महीने का टर्नओवर खत्म हो गया। तो समस्या यह है कि हम जितनी ताकत के साथ, ये हमारी जिम्मेदारी भी है, मीडिया ऐसा क्यों नहीं करता, ये अलग बहस का विषय है, पर जितनी ताकत के साथ हम उन चीजों को ट्रैक करते हैं जो लोगों के इमोशंस को असर करती हैं, हम उतनी ही ताकत के साथ उन चीजों को ट्रैक क्यों नहीं करते जो लोगों की लाइफ को असर करती, लोगों की जीविका को असर करती। और अगर हम उन्हें करेंगे तो लोग सेंसिटाइज होंगे। मैं अपने लेवल पर जितना जानता हूं, मैं ललन टॉप के साथ भी शो करता हूं, बाकी भी करता हूं, मेरे पास इतने सवाल आते हैं, इतने सारे सवाल आते हैं, और व्यक्तिगत रूप से इतने सवाल आते हैं। लोग जीडीपी की छोटी छोटी चीज को समझने में इंटरेस्टेड हैं और उसे अपने जीवन पर उतारने में इंटरेस्टेड है। हाँ, मैं ये मानता हूं, लेकिन संगठित कहां है? मेरा ये कहना है कि 70 के दशक में अगर आप देखेंगे जो ट्रेड यूनियंस थे जिस तरह से संगठित थे, या 80 के दशक में मुंबई को, दत्ता सामंत पूरे मुंबई को एक तरह से रोक सकते थे। जब भारत बंद का एक इशारा जॉर्ज फर्नांडिस देते थे तो देश में वाकई भारत बंद होता था। राजदीप जी, आप जिस दौर की बात कर रहे हैं उस दौर में इकोनॉमी नहीं खुली थी, या तो मिलों की ट्रेड यूनियन थी या सरकारी यही कहना कर्मचारी। है सर, मैंने यही कहा सौरभ भाई कि 1991 के बाद पोस्ट लिबरलाइजेशन में जो ट्रेड यूनियंस है उनकी एक सीमित ताकत अब रही है। हाँ, क्योंकि आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि उसी पोस्ट लिबरलाइजेशन में लाइसेंस राज खत्म हुआ और आपका जो हिंदू ग्रोथ रेट था उससे आगे बढ़ के आप 7-8% हुए। तो वो नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ इसमें। देखिए, ट्रेड यूनियन मूवमेंट से उसकी तुलना करना ठीक नहीं, क्योंकि ट्रेड यूनियन एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट था और वो दूसरे तरीके की इकोनॉमी को सपोर्ट करते थे। हाँ, ये बात सही थी कि आर्थिक मुद्दों पर आंदोलन कम हुए, लेकिन आर्थिक मुद्दों को लेकर लोगों की जिंदगी में बढ़ने वाली चुनौतियां बढ़ी हैं। हाँ, उन्हें सामने लाने की जिम्मेदारी जिन लोगों की है, जो आप सही कह रहे हैं, जो विपक्ष की जिम्मेदारी है, जो मीडिया की जिम्मेदारी है, जो सामूहिक रूप से प्रश्न पूछते हैं, वो लैग कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं कम नहीं हो रही हैं, और लैग तो हम कर रहे हैं ना, कि हम उन चीजों को नहीं उठा रहे हैं, हम सुर्खियों में नहीं ले जा रहे हैं, या हमारे राजनेता एक वीडियो बनाकर डाल देते हैं, पर वो जाकर जमीन में नहीं समझने की कोशिश करते कि क्या हो रहा है। नहीं, मैं आपसे जमीन पे जाते हैं तो जमींदोज नहीं होते। जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें ये भी दिख रहा है कि कृषि क्षेत्र में जब 23.9% घटा है जीडीपी, कृषि क्षेत्र इतना घटा नहीं है। कृषि क्षेत्र जो है
अभी भी लगता है मजबूत है। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इनमें सबसे ज्यादा गिरावट हुई है। मैं इसमें स्पष्ट कर दूं मैं आपको। ये पूछ रहा हूं कि अगर कृषि क्षेत्र में लोगों को लगता है कि इकोनॉमी ठीक, लगभग ठीक ठाक है, तो उतना कृषि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में वो गुस्सा, वो रोष नजर नहीं आएगा। मैं आपको का सीजन है, राजीव, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई चमत्कार नहीं हुआ है। 1960 से लेकर 2019 तक भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट 2.5 से 3.5% ही रही है। ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ है। भारत में एग्रीकल्चर टोटल जीडीपी में केवल 19% हिस्सा रखती है। इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हुआ है वो सिर्फ उसने हमें इससे बचा लिया कि हम 40% माइनस में नहीं चले गए। 3.5% की ग्रोथ के बाद भी आपकी पूरी इंडस्ट्री तो अर्बन है, एग्रीकल्चर तो, और दूसरी चीज भीतर समझिए, एग्रीकल्चर से रूरल एरिया में केवल 30% इनकम खेती से आती है, 60% इनकम नॉन फार्म इनकम है, जो कंस्ट्रक्शन से आती है, जो दुकानों पे बाजारों में काम करके आती है। यही वो नैरेटिव्स हैं जिन नैरेटिव्स को तोड़ना और समझना जरूरी। एग्रीकल्चर सेक्टर अभी 1 महीने पहले, 3 महीने पहले तक डिस्ट्रेस में था। सरकार वहां लोगों के खाते में 2-2 हजार रुपए डाल रही थी, एमएसपी तीन गुना बढ़ा रही थी। उससे आप सोच रहे हैं कि वो इकोनॉमी रिवाइव करेगा? नहीं। एग्रीकल्चर सेक्टर का अभी कल डेटा सीएमआई का आया, रूरल एरिया में 26 लाख जॉब्स के अवसर कल ही कम हो गए। जैसे बुवाई खत्म हुई, सीजनलिटी, खरीफ का सीजन खत्म हुआ, तो हर सेक्टर में इकोनॉमी का असर आने में समय लगता। ये लॉकडाउन अर्बन लॉकडाउन था, रूरल लॉकडाउन नहीं था।